हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। 20 क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन से पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 10 एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है 200 क्वेश्चन यहाँ से आपका आज कवर हो जाएगा। एग्जाम से पहले इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, काफी ज्यादा फ्रूटफुल आज का सेशन होने वाला है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास को मैं यथाशीघ्र खत्म करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेट्स गियर अप। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? मास पर यूनिट वॉल्यूम को उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर, उत्प्लावन बल यानी कि बायंसी, फोर्स या फिर डेंसिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। और देख लीजिए क्या क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो प्रेशर को देख लीजिएगा और ब्रैकेट में जो है ना इसका एसआई यूनिट डाला हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है भर भर कर पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और उससे उसका पूछेगा कि इसका जो है एसआई यूनिट या यूनिट क्या होगा। तो देख लीजिए, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एसआई यूनिट इसका पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको बोला जाता है, इसका एफ इज इक्वल टू मा, याद रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल आपका मतलब चांस है कि 1 से 2 न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन में 1 से 2 न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो फोर्स का देख लीजिएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। बायोन्सी देख लीजिएगा, इसको ऑफ थ्रस्ट बोला जाता है, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन भी होता है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई लिक्विड में डूबा हुआ रहता है तो ऊपर से फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, तो नीचे से ये भी जो है फोर्स लगता है, तो उसी को बायोन्सी बोलते हैं। फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड में ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर सकता है उसको जो है हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका। डेंसिटी देख लीजिएगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होगा। केजी पर मीटर क्यूब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। करंट का देख लीजिएगा, करंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं पहले तभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। पहले जब जनरल साइंस डिस्कस करता था तो मैं आपको बोलता था कि क्लास 9th और 10th का जनरल साइंस का सारा टॉपिक आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। तो करंट देख लीजिएगा, कूलॉम पर सेकंड होता है या फिर इसको एम्पियर ही बोला जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दोनों बोल सकते हैं। वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, जूल पर कूलम इसका यूनिट होगा या फिर वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वर्क डन का तो जूल होता है, आपको पता होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी देख लीजिएगा, जूल होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है, क्योंकि भी ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन कि किसका ऐसा जो यूनिट है वो इसके बराबर होगा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इसको बोला जाता है एनर्जी, और 1 जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग इसका एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1 न्यूटन में, कहा गया न्यूटन, सेकंड नंबर, 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, अब ये डाइन जो है सीजीएस यूनिट है फोर्स का। पावर को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जूल पर सेकंड होता है। पावर का फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, P इज इक्वल टू E बाई टी होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम या फिर वर्क डन बाई टाइम होता है। रेट ऑफ विच एट होना चाहिए ना, एट ही है। तो रेट एट विच एनर्जी इज स्पेंट और कंज्यूम्ड, यानी कि जिस दर से एनर्जी खपत होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। इसका सेकंड जूल पर सेकंड होता है, नहीं तो सिंपली आप लोग वाट भी बोल सकते हैं। 1 यूनिट, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। 1 यूनिट यह जो है एक्चुअली में एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ये एनर्जी है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। और 1 किलोवाट आवर में पूछता है कि कितना जूल होता है। ये क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, डालता ही है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ठीक है, 10 टू पावर 6 को मेगा बोलते हैं, तो मेगा जूल भी हो सकता है, ऑप्शन में आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कॉमर्शियल यूनिट है यहाँ पे इसको कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है ना, 1 यूनिट को, ठीक है, ये पावर का यूनिट है क्योंकि इसमें वाट दिख रहा है, वाट दिखे तो वाट इंटू टाइम। ठीक है ना, वाट में यहाँ से टाइम से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये फॉर्मूला आप लोग देखिए, P इज इक्वल टू E बाई टी। तो यहाँ से P का W हो जाएगा, एनर्जी का तो पावर का वाट हो जाएगा, एनर्जी का जूल हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम होता है उसका सेकंड हो जाएगा। तो वाट इंटू सेकंड यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कभी भी पावर में टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वह एनर्जी का यूनिट होगा, न कि पावर का। तो
तीसरा से यहाँ से कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। दूसरा मोमेंटम देख लीजिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। जी यह आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको देख लीजिएगा, इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका वैल्यू देख लीजिएगा। और जी देख लीजिएगा, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10 या लगभग 9.8 आता है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है जी का। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी। ये जी कहां से आता है, इसका भी कहानी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है जेसीसी के एग्जाम का। ये होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इतना लगता है, ठीक है, कहीं भी। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे कुछ और डाला हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लीजिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी देख लीजिएगा, इसका होता है फोर्स ए बाई क्यू नॉट होता है फॉर्मूला ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का असाइनमेंट टेस्ला होता है, कोई अगर मैग्नेट है इसके चारों ओर कहां तक जो है से इसका फील्ड है, ठीक है, आपका भी फील्ड होगा चारों तरफ जहां तक पावर है, तो जहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एक टेस्ला में 10⁻⁴ गॉस होता है ना, देख लीजिएगा, गॉस जो इसका सीजीएस यूनिट है। बाकी पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकता है। तो पावर ऑफ लेंस देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, P, और फोकल लेंथ पे स्मॉल f होता है, तो P इज इक्वल टू 1/f, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और कभी भी आप लोग पावर कैलकुलेट कीजिएगा तो अगर कन्वेक्टिव लेंस आएगा तो आपको f जो है से माइनस लेना है, f प्लस होगा आपका कॉन्वेक्स में, ठीक है, और माइनस लेना है कनकेव में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपका गलत आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया होता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग जब निकालते हैं तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। हाँ, इसको डिनोट करते हैं म्यू लेटर से, ठीक है। टॉर्क देख लीजिएगा, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर और फोर्स इंटू टाइम होता है इसका फॉर्मूला टॉर्क। नहीं चांस है कि ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। स्ट्रेन भी जैसे यूनिट लेस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का असाइनमेंट मोल होता है, ठीक है, सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो है आपका असाइनमेंट पूछा जाता है। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। लुमिनस डेंसिटी का कैंडेला होता है। पीडीएफ जो आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ और जो है असाइनमेंट आपको मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, न ही फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, इसका केल्विन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक प्रॉपर्टी का ऐसा मतलब एक तार होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते अगर उससे कोई करंट फ्लो होता है तो उसका अपोज करता है, तो ये होता है रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट इसका ओम है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का डेसिबल होता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सब पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आता है, पास्ट में कुछ देखा गया है कि अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है। एक कन्वर्सन आप लोग याद रख लीजिएगा, F इक्वल टू, वो तो आपको पता होगा कि केल्विन को सेल्सियस से कैसे करना है, यहाँ से क्वेश्चन दे, कोई गारंटी नहीं है। 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ये होता है, या कभी 273.15 भी हो सकता है ना। और जो फ़ारेनहाइट का सेल्सियस है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है और उसमें मरकरी यूज होता है, Hg, ठीक है। चलिए, एक न्यूमेरिकल आया है, क्लास 10 से है और यह लाइट से है, ठीक है। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस या दूरी पूछे या स्थिति पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति होना चाहिए। तो क्या होगा, -10, -15, -20 या फिर -18। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि इस न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कनकेव लेंस है।
तो कभी भी ना तीन ही चीज आपको याद रखना है। एक तो प्लस माइनस साइन का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि क्या क्या है दोनों, मतलब इसमें और इसमें, और दो ठो हो गया आपका मिरर वाला, तो चार को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे आपका आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ से बोला जाता है कि जितना भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं सारा का सारा जो है लेंस में ऑप्टिक सेंटर से मेजर किया जाता है। इसका भी जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं। जो मिरर होता है उसमें जितना भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग पोल से करते हैं, वहां पे पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर होता है। ठीक है, और तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव, तो ऐसे डिस्टेंस को जो है यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो नॉर्मली जो बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द लेंस, हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं लेंस के। तो इधर से यहां से इधर जाना पड़ेगा, तो यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, तो यू तो माइनस होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें देखिएगा तो इसका फोकल लेंथ से एक्चुअली में ए बनता है। ठीक है, ए एफ होता है, तो एफ इसका जो है क्या होगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एफ इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और इमेज अब देखिएगा तो भी इसका जो है सारा इमेज इधर बनता है, इस तरह से बनता है उल्टा सा। और एक इमेज जो छठा है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इमेज होता है, तो ये इधर बनता है, बड़ा बनता है, तो वहां पे इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो जो भी आएगा वह प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सारा इधर ही होता है, तो इसमें अगर यू बोले वो भी माइनस, माइनस वन नहीं होगा, माइनस भी बोलेगा वो भी माइनस, और ए बोलेगा वो भी माइनस, सारा का सारा इसमें माइनस होता है। ठीक है, तो आइए अब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस के बारे में बोला गया है यहाँ पे, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस के बारे में बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं जो लेंस फार्मूला होता है। यहाँ पे एक स्लाइड डाला हुआ है, टेंशन आप लोग मत लीजिए, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, साइन कन्वेंशन मिरर के लिए, साइन कन्वेंशन सॉरी मैग्निफिकेशन मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन लेंस के लिए, सारा मिल जाएगा। आप लोग यू वी एफ कम से कम इतना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा दिया कि डिस्टेंस किस तरह से लिया जाता है, रटना नहीं है इसको। ठीक है, इमेज को समझ लीजिएगा, सारा लिखा हुआ भी है, यू वी एफ आपको तीनों को इसमें और इसमें पता होना चाहिए, आराम से न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल देखिए इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ इसको। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी डिस्कस किया था ना, अवतल फोकस दूरी, ठीक है, यानी कि एफ कितना है, ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मीटर में है सॉरी, सेंटीमीटर होगा सॉरी, तो यहाँ पे u हो जाएगा आपका -30, बोला था ना सब इसमें माइनस होता है। एक तो अवतल लेंस में देख लीजिएगा सारा का सारा माइनस होता है। तो अगर मिरर फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग। तो यहां से देखिएगा तो 1/v इज इक्वल टू उधर जाएगा या तो प्लस होगा, तो यहां से क्या होगा 1/f यानी कि 1/-15 प्लस 1/-30 होगा। बहुत दिन हो गया पेन से लिखते हुए, तो राइटिंग अच्छा नहीं है, मैनेज कीजिएगा इसको। तो नीचे तो एलसीएम इसका 30 या -30 आ जाएगा, ऊपर में 2 + 1 होगा। ठीक है, तो 3/-30 आएगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/-10। ठीक है, 1/-10 आया कि 1/ जो है से v का वैल्यू आया, 1/v का, तो v इसका कितना आएगा, तो v आ जाएगा इसका -10 सेंटीमीटर। तो आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा। एक काफी इजी होता है, एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस तरह से आप लोग करते जाइएगा, 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा, नहीं तो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा यूवीएफ का कॉन्सेप्ट। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ये मिरर वाला है, और फोकल लेंथ इतना। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर आप लोग मैग्निफिकेशन निकालना होगा। ठीक है, मिरर के लिए -v/u होता है, तो ए आपको जो है से निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ v जो है से 6 होगा, और मैग्निफिकेशन जो है से आपका 0.6 होगा। तो इसको आप लोग निकाल के काउंट कीजिए कि आंसर आया या फिर नहीं आया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के पर्पज से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न तो अम्ल है न ही क्षार है, HCl, KCl, KOH, H2SO4। देखिए न तो अम्ल है न ही क्षार है, तो साल्ट कौन है इसमें, देखिए जरा Cl इसमें भी दिख रहा है, OH दिख रहा है, H2SO4 दिख रहा है। देखिए क्षार का प्रॉपर्टी क्या करता है कि इसमें ना हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और अम्ल में जो होता है से हाइड्रोजन आयन होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि अम्ल में कौन सा एक एलिमेंट जो है से अनिवार्य रूप से होता है, तो हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें H+ देखने को मिलेगा। ठीक है,
माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस भी होता है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा, H2SO4, यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा, प्लस टू प्लस माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और KOH में OH माइनस है, तो बेस हो गया। तो तीनों का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ए वाला और ए वाला दो तो एसिड है और KOH बेस है, तो बचा यही साल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक क्लास 10 में पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है कि एसिड और बेस जब अपने आपस में कंबाइन करता है तो साल्ट का निर्माण करता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसी तरह से होता है। तो ये रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है। HCl, एक्स मतलब हैलोजन होता है, ठीक है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। तो HCl प्लस KOH, ठीक है, ये सब इधर जो है एसिड का एग्जांपल है, इधर बेस का एग्जांपल है। तो देख लीजिए कुछ छाटने के लिए आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। H2SO4 को जो है किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और HCl का एक और नाम है म्यूरिएटिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है। HCOOH, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, ये जो है फॉर्मिक एसिड है, या फिर इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। चींटी के डंक में यह पाया जाता है। CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, या इथेनोइक एसिड। यह सिरका का अवयव है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये फॉस्फोरिक एसिड है, और H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड है। H2CO3 और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये दोनों जो है एसिड रेन में देखा जाता है ना, बनता है। बेस देख लीजिएगा, इसमें OH माइनस होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा OH माइनस। KOH है मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि COH का होल 2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिएगा, ये एंटासिड के जैसा यूज किया जाता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एंटासिड के जैसा यह यूज किया जाता है, ठीक है। एंटासिड मतलब पेट में अगर एसिडिटी हो गया तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला आप लोग एक रिएक्शन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको काली चूना बोलते हैं, ये पानी में जाएगा तो क्या होगा, तो काली चूना जब पानी में जाएगा तो पूरा खोलता है, देखे होंगे, पुचारा कर किए होंगे। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिलेक्ट लाइम बनता है, ठीक है। और यही सिलेक्ट लाइम देखिएगा, यहीं पे लिखता हूं, ये अगर CO2 के साथ रिएक्ट करता है, COH का होल 2 जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इसीलिए दीवार में चमक आ जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का परत जम जाता है उस पर, ठीक है। तो जो पुचारा कीजिएगा उसको कुछ देर बाद चमक आता है, तुरंत नहीं आता है, ठीक है। तो CO3 बनता है वहां पे। और देखिए कुछ साल्ट है NaCl, इसको कॉमन साल्ट बोला जाता है या ईटिंग साल्ट बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। ये पोटेशियम क्लोराइड है KCl, CaOCl2, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस बता दिया जाए, बनता है न्यूमेरिकल यहाँ से, सॉरी क्वेश्चन रिएक्शन शुष्क बुझा हुआ चूना पर, ठीक है। COH का होल 2 में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब जाकर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में 40 जोड़िएगा 313 केल्विन आ जाएगा, तब जाकर CaOCl2 बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह है ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर साफ सफाई में यूज किया जाता है, ठीक है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए। NaCO3 बेकिंग सोडा होता है। Na2CO3 10H2 यह वॉशिंग सोडा है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर है। CaSO4 2H2O जो है जिप्सम होता है, ठीक है, यह जिप्सम है। NaNO3 को चाइल्ड सल्फेटर बोला जाता है, KNO3 को इंडियन सल्फेटर बोला जाता है। ये जैसे पोटासियम यानी कि फिटकरी का फॉर्मूला है, K2SO4 L2SO4 का होल 3 24H2। सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सजातीय श्रेणी बनाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द होमोलोगस सीरीज। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे होमोलोगस सीरीज। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे पता नहीं होगा तो कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको कैसे सही किया जाएगा। सजाती माने एक जाति का, क्या बोला है, सजाती यानी कि एक जाति का। तो थोड़ा पढ़िए तो, सफिक्स आइन आइन आइन, ठीक है, पहला। दूसरा एन एन आइन, ठीक है, तो ये तो कट गया। सजातीय लग रहा है, इसमें ए नहीं है, ए नहीं है, वाई ए नहीं है, ए एन ई एन ये भी कट गया, वाई एन ई एन ये भी कट गया। तो एक जाति का ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ठीक है। कॉमन सेंस के बेसिस पर इसको सही किया जाए तो, ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं हम, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ठीक है, इसी तरह से ये चलता है, ठीक है ना। आपको अगर सजातीय श्रेणी आएगा तो अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा सफिक्स, ठीक है, सफिक्स आपको एक ही देखने को मिलेगा। तो इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ठीक है,
इथाइन क्या होता है? ये होता है C2H2। आगे डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। प्रोपाइन होता है आपका C3H6 होगा, और ब्यूटाइन होगा C3H4 होगा, सॉरी C4H6A होगा, ठीक है। तो ये होता है ब्यूटाइन। क्या होता है उसके बारे में ये डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो इथेन, इथीन, इथाइन ये पढ़े होंगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप भी आपको पढ़ाया गया होगा, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ाया गया होगा। सारा का आज निचोड़ देने वाला हूँ इस स्लाइड में। तो सबसे पहले होमोलोगस से समझिएगा कि ये होता क्या है। पहले तो ग्रुप समझ लीजिए। इसमें N=1 से लिया जाता है। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इथेन वाला, ठीक है। और इथीन और इथाइन जो होता है अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। ये अलग ग्रुप होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो सेचुरेटेड में इथेन आता है और अनसेचुरेटेड में इथीन और इथाइन आता है, दो। तो सेचुरेटेड होता है इसमें N का वैल्यू 1 से लिया जाता है, और जो अनसेचुरेटेड होता है उसमें N का वैल्यू 2 से लिया जाता है। तो ग्रुप इस तरह से बनता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जनरल फॉर्मूला है ये अल्केन का, अल्केन ग्रुप होता है। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया गया है, इसको ना पीडीएफ में सही करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये अल्केन होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। ध्यान में नहीं रहा इसलिए बन गया। तो अल्केन, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन ऐसे होगा। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, इसका CnH2n होगा, ठीक है। और इसका CnH2n-2 होगा, यानी कि दुगना 2 ज्यादा होता है, दुगना होता है H, और इसमें H जो है दुगना से 2 कम होता है। तो पहला ग्रुप बनता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन, डेकेन, 10 तक होता है। तो इस तरह से अगर दो ग्रुप के मेंबर देखिएगा तो एक सीरीज बनाता है, ठीक है। जो अल्केन हो गया इसका एक सीरीज बना, तो इसके बीच का डिफरेंस आप लोग देख लीजिए कितना है। कार्बन 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 1 और 2, यानी 1 कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन 6 और 4 है, तो इसमें 2 कार्बन का अंतर है। उसी तरह से इस ग्रुप में देखिएगा, ठीक है। इसमें मीथिन नहीं होता है, इथिन से होता है, N=2 से। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। तो इसके बीच देखिए 3 और 2, यानी 1 कार्बन का अंतर है। और हाइड्रोजन 6 और 4 यानी कि 2। सारा में आप लोग देखिएगा तो ऐसा ही है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप है, इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। इसमें भी आप लोग CH2 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बोला जाता है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द डिफरेंस ऑफ यहाँ पे मेंबर्स, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव मेंबर्स इज CH2। तो अगर डिफरेंस ऑफ जो मेंबर है उसके बीच में CH2 का डिफरेंस हो तो उसको होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो इस सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप से भी जो कंपाउंड बनेगा, अल्कोहल का जितना ग्रुप होगा, अल्डिहाइड का जितना ग्रुप होगा, कीटोन का जितना ग्रुप बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना ग्रुप बनेगा, सबका जो है सब जो है एक होमोलोगस सीरीज जो है फॉर्म करता है। अल्कोहल ग्रुप देख लीजिएगा, अल्कोहल का जो सिंबल आएगा वो OH होता है, और इसका सफिक्स जब IUPAC नेम लिखा जाता है तो सफिक्स इसका OL होता है, ठीक है। अल्डिहाइड में एल होता है सफिक्स, CHO इसका सिंबल होता है। कीटोन में देख लीजिएगा CO होता है सिंबल, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ONE लगता है, ठीक ना, इसमें सफिक्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH इसका होता है, ठीक है, ग्रुप। और ओइक एसिड लास्ट में लगता है, जैसे इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इस तरह से। कीटोन में आपको लगता है प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इस तरह से बनता है। अल्डिहाइड में लगता है मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अल्कोहल में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से ग्रुप बनता है। तो सारा चीज देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका ए है, यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। एक्चुअली में जनरल साइंस तो मैं बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसको सर्च करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, बहुत तो मटेरियल को कंपाइल करने में, इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है। इनमें से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बढ़ने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टिन? सही आंसर इसका ना सी है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है और कुछ एंजाइम्स लिखा हुआ है, कहां से वो सीक्रेट यानी कि निकलता है और उसका काम क्या क्या है कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो पहले 4 ऑप्शन को क्लियर करूंगा। प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हाइपोथैलेमस से। तो ये जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन, ठीक है, ये ओवरीज प्रोड्यूस करता है इसको। ये जो है XX मतलब फीमेल होता है ना, ध्यान रखिएगा। XX और मेल होता है XY, दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी बन जाए। तो ओवरीज को प्रोड्यूस करता है और फीमेल में प्यूबरिटी के लिए यानी कि यौनारंभ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता है इस हार्मोन के चलते। नेक्स्ट है एंड्रोजन हार्मोन, तो ये टेस्टिस, ठीक है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस, वह जैसे एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है,
और टेस्टोस्टेरोन भी इसी के द्वारा जैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया क्रूशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंक्शन इन एक्स वाई यानी कि मेल में। थायरोक्सिन देख लीजिएगा, थायराइड ग्लैंड से ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसका काम एक नहीं है, बहुत सारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस था उसको जो है से यह कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन के लिए एक एलिमेंट आवश्यक होता है, वो आयोडीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन कमी हो जाएगा, ठीक है, तो गला जो है थायराइड ग्लैंड जो गला के पास होता है वह जो है सूज जाता है। ठीक है, तो उस रोग को ग्वाइटर बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन का देख लीजिएगा, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो है इसको स्टार्ट या फिर जो है इसको स्टॉप करता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है 0.1 ग्राम इसका बोला जाता है कि होता है ना वेट। ठीक है, और इसको ना द थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा कि द थर्ड आई जो है किस ग्लैंड, यहाँ पे ना एंजाइम्स में लिखा हुआ है, कुछ ग्लैंड भी डाल दिया गया है, सॉरी कुछ एंजाइम्स है, कुछ हार्मोन्स भी जो है डाला गया है। तो इसको पूछेगा कि थर्ड आई से किसको जाना जाता है, तो पीनियल ग्लैंड को जाना जाता है। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसी के द्वारा जो है सीक्रेट किया जाता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। एक है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसको स्टेज बोला जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसका देखिएगा तो लगभग जो है 0.5 ग्राम वेट होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और यह पी साइज का होता है ना, ध्यान रखिएगा, यह मटर के साइज का होता है, और पीनियल ग्लैंड तो एकदम चावल के दाना के जैसा होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन जो है सालिवा से प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन देख लीजिएगा, स्टोमक इसको यानी कि उधर पेट जो है प्रोड्यूस करता है, यह जो है प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, तीन यहाँ पे एंजाइम्स हैं। पैनक्रियाज, ठीक है, यानी कि अमाशय इसको सीक्रेट करता है, सॉरी अमाशय नहीं अग्नाशय। ठीक है, अमाशय स्टोमक बोला जाता है, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय होता है। तो तीन हार्मोन का फंक्शन देख लीजिएगा। एमाइलेज जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो लाइपेज है वह जो है फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। ठीक है, ग्लिसरॉल में ब्रेक। और उसके बाद जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन को जो है ब्रेक करता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और लीवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। ठीक है, देख लीजिएगा, यह फैट को कन्वर्ट करता है किसके साथ मिलकर, ये जो लाइपेज है और बाइल जूस दोनों मिलकर जो है फैट को जो है तोड़ता है। और माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट किया जाता है। माल्टेज है लैक्टेज। ठीक है, तो माल्टेज माल्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है, और लैक्टेज जो है लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है। तो इतना सारा चीज हार्मोन्स या फिर एंजाइम से बता दिया, सारा चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आता है। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। ठीक है, यानी कि सनलाइट में अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर रखा जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब अपघटन अभिक्रिया क्लास 10 में पढ़े होंगे तो तीन तरह का जैसे अपघटन पढ़ाया गया होगा। एक लाइट से होता था तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते थे, एक हीट था, ठीक है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता था, और एक हीट लाइट, और क्या था, लाइट हो गया, हीट हो गया, और क्या था, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक जो है डिकम्पोजिशन बोला जाता था। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लाइट को फोटोलाइटिक बोला जाता था, यही कंफ्यूजन रहा था। लाइट को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है, हीट को थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी वाला को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता था। तो तीन तरह का है, इजी था, लाइट से जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक, हीट से होगा उसको थर्मल बोलेंगे, थर्मल मतलब हीट होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो डिकम्पोजिशन होता था उसको बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। तो सिल्वर क्लोराइड का देख लीजिएगा, रिएक्शन जब होगा तो इसका होता है ना 2AgCl, सीधे क्लास 10 से उठाया गया है, तो 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से सिल्वर जो है ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ग्रे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कुछ और देख लेते हैं कलर चेंज। 2AgBr है, इसको भी जो है इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो एक जब सनलाइट में इसको रखा जाएगा तो 2Ag प्लस Br2 बनेगा।
तो ये जो है पेल येलो से ग्रेइश व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू होता है, तो उसको जब आयरन से रिएक्शन किया जाता है या फिर बोलेगा आयरन फिलिंग से, तो यह ग्रीन कलर का हो जाता है जो कि फेरस सल्फेट के चलता होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू से ग्रीन इसका कलर चेंज होता है। Mg+O2, ठीक है, तो MgO बनता है, तो MgO जो है व्हाइट कलर का होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, दो चीज बताना चाहूंगा, एक होता है AgI सिल्वर आयोडाइड, और एक है आपका यहाँ पे AgBr। ठीक है, AgBr। तो सिल्वर आयोडाइड को आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को, और AgBr को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। AgBr ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, और AgI जो है आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर इसका ए ग्रे हो जाएगा। सनलाइट सबसे अधिक जो है वैक्यूम में ट्रेवल करता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पीड इसका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सब देखते रहिएगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। इसका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। दस सेकंड में 25 कूलम आवेश एक बैटरी से छोड़ता है, कितनी, क्या गड़बड़ हो गया, कितनी धारा होगा यहाँ पे। ठीक है, धारा को आई लिख देते हैं। ठीक है, कितनी धारा जैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस पेपर में आप लोग देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का डाला हुआ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा न्यूमेरिकल में, इतना तो लगभग है कि हाँ, मतलब चांस है कि इतना रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लेते हैं जरा। यहां पे सबसे पहले देखेंगे, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यह है Q/T। ठीक है, Q/T है। तो बोला है कि 25 कूलम आवेश एक बैटरी से छोड़ता है, तो यानी कि जो आवेश होता है यानी कि चार्ज SI उसका कूलम होता है ना। ठीक है, बताया नहीं हो लेकिन इसको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये जो है 25 हो गया, सब देख लीजिएगा अपने SI में होना चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड में कहीं दे देगा तो उसको आप लोग को मीटर में, सॉरी, अगर मिनट में दे देगा या कुछ और यूनिट में रहेगा तो उसको सेकंड में कर लेना है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जो है आप लोग 10 सेकंड तक 10 से डिवाइड कर लीजिए तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 एम्पियर, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू Q/T पर रख दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम है। कुछ और डाला गया यहाँ पे देख लीजिएगा, P इज इक्वल टू VI होता है, VI या देखिएगा भाई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू भाई, यानी जिसके पास भाई है उसके पास काफी पावर है। I² R भी होता है या फिर V²/R, तीनों फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे आता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि तीनों फॉर्मूला कैसे बनता है। चलिए यहाँ पे आएगा ओम्स लॉ आ गया तो इसको डिस्कस कर देना चाहिए। V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे आप लोग V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो I की जगह पर रखिएगा, V की जगह पर IR, तो I² R आ जाएगा, और रिप्लेस कीजिएगा I को V से। ठीक है, तो V²/R आ जाएगा। बाकी करंट देख लीजिएगा, तो फॉर्मूला देख लिया आपने। पावर देख लीजिएगा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज होता है वोल्टेज बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नहीं तो अगर जाइएगा स्केलर वेक्टर में, ठीक है, तो Fs cos थीटा होता है। ठीक है, तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर दे देगा तो एंगल यहाँ पे cos थीटा आप लोग लगाइएगा। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय का अंतर की आवश्यकता होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से इको होगा साउंड, ठीक है, कहीं से लौट के आएगा, तो इको होगा ओरिजिनल साउंड जब आएगा, तो अगर कोई चीज हमको साफ साफ सुनना है तो इसके बीच में और जो मुझे इको सुनाई दिया उसके बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, ये होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड नहीं रहेगा तो अच्छा से इको सुनाई नहीं देगा। यानी मतलब मेरा जो एक साउंड बोला और इको सुनाई दिया, अगर मैं तुरंत लगातार बोलते जा रहा हूं तो इको जो है अच्छा सुनाई मुझे नहीं देगा। कम से कम तो 0.1 सेकेंड का लैप्स होना ही चाहिए। आंसर इसका ना सी हो जाएगा।
कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग देखिए जो कि बन सकता है क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर कोई चीज आप लोग सुनते हैं तो उसका जो है से कान पर असर कितना देर तक रहता है। तो आप लोग जब बोलते हैं ना कोई चीज मैं बोल रहा हूँ तो सुनते ही नहीं हो, तो उसका वह इसीलिए होता है क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज्यादा समय तक वह बात माइंड मतलब कान में रहता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका 0.1 सेकेंड हो जाएगा। टू लिसन अ डिस्टेंस की कोई तो हो गया आंसर उसका 0.1 होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में, तब अच्छे से आपको इको सुनाई देगा। और अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, कोई भी चीज आप अगर आप लोग देखते हैं तो उसका इफेक्ट रेटिना पर 1/16 या फिर 0.0625 सेकेंड के लिए होता है, यानी कि 1 सेकेंड के 16वें हिस्से जो होता है उतना ही देर के लिए कोई चीज का इमेज रेटिना पर रहता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है। यहाँ पे कुछ और चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर जो है से मान लेते हैं कि यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, सोर्स है और इको सुने तो कहीं से ऑब्स्टेकल होगा, तो ऑब्स्टेकल और सोर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है लगभग 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी जो है आप जो है इको सुन सकते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है। 17.2 मीटर डिस्टेंस, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। आंसर इज सी 0.1 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर इथेनॉल। आंसर ने इसका जो है से डी है, इथेनॉल जो है से यूज किया जाता है पेट्रोल के साथ, ठीक है, ईंधन के रूप में। इथेनॉल क्या होता है? तो इथेनॉल जो प्योर दारू होता है महुआ वाला, या फिर ऐसा बोलिए कि जो शराब बनाया जाता है जो प्योर नेचुरल, तो वो जो है से इथेनॉल होता है। बायोडीजल में आजकल काफी ज्यादा गन्ना यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो इथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, तो यही इथेनॉल है। ठीक है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, ठीक ना, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल इसका यूपीएससी नेम है। तो यही यूज किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ये कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मीथेन है। तो मीथेन जो होता है ये नेचुरल गैस या फिर बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, यानी कि मेन कंपोनेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन जो है गैस सिलेंडर में आपको पता होगा, ब्यूटेन के साथ जो है मिथाइल मर्केप्टन जो है इथाइल मर्केप्टन यूज किया जाता है। देखिए ना, बहुत दिन छूट गया था, कंफ्यूजन भी हो रहा है, ऐसा ही होता है। लगभग 8-9 महीने पढ़ाए हुए हो गया, ठीक है, लगभग बीच में 1-2 क्लास लिया था, उसके बाद तो क्लास ले ही नहीं रहा हूँ, तो बहुत चीज ना भूलते जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है किसी के साथ में, ठीक है, कोई भगवान नहीं है, छोड़ दिया जाएगा तो सब चीज आप भूल जाएंगे। तो गैस सिलेंडर या फिर सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन यूज किया जाता है। इथेनॉल का यूज जो है फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलते हैं गैसोहोल, तो इसको ना ईटेन बोलते हैं, ठीक है, ईबीपी का फुल फॉर्म मैं भूल गया, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो गैसोहोल जो है एक पेट्रोल प्लस फ्यूल होता है। गैसोहोल क्या होता है? पेट्रोल में अगर कोई फ्यूल मिलाया जाता है तो उसको जो है गैसो होल बोला जाता है। और इसमें देख लीजिएगा तो E10 लिखा हुआ है ना गैसोहोल में, तो E10 का मतलब होता है कि इसमें इथेनॉल जो है 10% है, बाकी इसका 90% जो परसेंट है वो पेट्रोल है, ठीक है। तो इस तरह से गैसोहोल का निर्माण किया जाता है। E20 लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि उस गैसोहोल में 20% जो है इथेनॉल है और 80% जो है होगा से फिर आपका पेट्रोल होगा। तो इस तरह से बनता है, उसको E10 बोला जाता है। ईबीपी का फुल फॉर्म मैं भूल गया, कुछ इथेन बेस्ड पेट्रोल होता है या कुछ इस तरह से होता होगा, माइंड पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? तो जो इथेनॉल होता है, जो दारू होता है, ठीक है, यही कॉमन अल्कोहल है जो कि पीते हैं, तो उसको बचाने के लिए जो है इसमें कुछ जहरीला पदार्थ, इथेनॉल तो पीने लायक है लेकिन मिथेनॉल काफी जहरीला होता है, यानी ग्रुप फर्स्ट वाला, और उसके साथ जो है इथेनॉल के साथ मिथेनॉल, बेंजीन या फिर पैराडिन जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, तो वह शराब जो है जहरीला हो जाता है, तो उसी को डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है। वुड स्प्लिट आपसे पूछेगा तो क्या होता है? तो मिथेनॉल को ही वुड स्प्लिट बोलते हैं, CH3OH, ठीक है, ये खतरनाक होता है मिथेनॉल, ठीक है, इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। रॉकेट फ्यूल में पूछा किसका यूज किया जाता है? तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो इतना सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इथेनॉल है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, Na, N2, Ni या फिर N। अगर ऑप्शन में N रहता तो क्या करते? मार देते? जी नहीं, N रहता तो भी नहीं मारते, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बोला है, ठीक है, और गैसेस आर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें 2 पार्ट होगा, ठीक है, N2।
एन तो नाइट्रोजन का सिंबल है, N2 नाइट्रोजन गैस को डिनोट करता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन नॉर्मल है और ये गैस को डिनोट करता है, तो गैसेस आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो सही आंसर इसका जो है N2 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह पीरियोडिक टेबल डाला हुआ है सारा, आप लोग देख लीजिएगा कि कॉपर कहाँ पे है, जिंक कहाँ पे है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारा देख लीजिएगा, फॉस्फोरस नाइट्रोजन है, किसका सिंबल क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, जर्मेनियम है, इधर देख लीजिएगा पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, स्टोनियम है इधर, ठीक है, बेरिलियम है, ये सब आपको देख लेना है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, बोरॉन है, ये सब आपको कॉमन जैसे पूछ सकते हैं। सिल्वर का, गोल्ड का आप लोग देख लीजिएगा, प्लेटिनम का, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, मरकरी का सिंबल, क्रोमियम भी इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट तो है ही, आयरन निकल सब, ये सबका सिंबल आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज तो मैं पहले साइंस पढ़ाया था तो काफी कवर कर चुका हूँ, जितने भी लगभग 9 से 10 देखिएगा तो लैटिन नेम्स है, ठीक है, लैटिन नेम सिंपल एलिमेंट है उसका लैटिन नेम, तो लैटिन नेम जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपकाइएगा, कोशिश करूंगा कि जो लैटिन नेम्स है उसका ना पीडीएफ में इसको डाल दिया जाए, ठीक है, लैटिन नेम जो है पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, वहां से क्वेश्चन बनता है, हो सकता है पूछा जा सकता है। चलिए जब पीरियड टेबल के बारे में बात हुआ है तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि पीरियड टेबल में अगर आप लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट अगर जो है आइएगा तो भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट बढ़ता है और ऊपर से नीचे बढ़ता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ देगा यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, तो लिथियम और सोडियम बोलेगा कि इसमें जो है किसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का साइज बड़ा होगा क्योंकि ऊपर से नीचे जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। इसमें देख लीजिए एक है मेटालिक करेक्टर, तो मेटालिक करेक्टर जो है क्या होता है राइट टू लेफ्ट ऐसे इंक्रीज करता है, कहने मतलब लेफ्ट साइड में इधर जो है मेटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेटल वाइट देखने को मिलेगा और इधर नॉन मेटल देखने को मिलेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है राइट टू लेफ्ट घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बोलेगा सॉरी राइट टू लेफ्ट बढ़ता है और इधर से घटेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ता है और नीचे से ऊपर बढ़ता है। तीसरे से अगर आप लोग देखिएगा तो ये तो इनर्ट गैस है, किसी के साथ रिएक्शन करता है, ग्रुप 18 ग्रुप 17 आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इधर से आया तो सबसे पहला मेंबर यहाँ पे पकड़िए, इसको बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से गया तो ऊपर में, यानी कि फ्लोरीन यहाँ पे आ रहा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं है। विद्युत ऋणात्मक किसको तत्व तो बोला जाता है, ठीक है, हिंदू वालों, हिंदी मेरा था नहीं, ठीक है ना, इस हिसाब इंग्लिश से किया था तो उतना नहीं हो पाता है हिंदी, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सारा चीज को देख लीजिएगा, डायग्राम क्लियर कर देगा आपको, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, खासकर एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर, दो से तो क्वेश्चन चांस रहता है कि बने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, ठीक है, ये साइट्रस फल होते हैं वो किसका एक समृद्ध स्रोत होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसमें विटामिन सी का जो है एक समृद्ध स्रोत या फिर बोलिए कि रिच होता है ये सारे फ्रूट्स, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स में क्या आ गया, नींबू आ गया, संतरा आ गया, ये सब जो है जितने भी ग्रुप के आपको मिल गया, डामा वामा जो भी होता है वो सब इसी ग्रुप के आते हैं। एक स्लाइड में मुझे ये डालना था कि कौन सा, इसमें भूल गया हुआ स्लाइड डालने के लिए, होगा नहीं, कौन सा जो है पदार्थ है उसमें ये बोलिए कि कोई ईटेबल सब्सटेंस है या फिर कोई फ्रूट्स है या फिर जो भी हो, और उसमें जैसे कौन सा एसिड पाया जाता है, ये चीज डालना था, भूल गया। यहाँ पे सारा विटामिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आया है, ठीक है, ये सिर्फ जो है जेसीसी में नहीं, सबका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस स्लाइड को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले विटामिन ए है, ठीक है, मैं अपने पास कुछ रखता नहीं हूँ, सारा आप लोग को देता हूँ ताकि प्रॉपर आप लोग रिवीजन कर सके, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं सब चीज प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है कि जो गाजर होता है वो समृद्ध स्रोत होता है या फिर कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है, उसमें पाया जाता है। यहाँ पे सब डाला हुआ है, जगह मेरे पास उतना नहीं है इसलिए सब जो है भर भर के इसमें डाला गया है। तो किसमें पाया जाता है या उसी कमी से कौन सा होता है, दोनों साथ में जो है दिया गया है, ठीक है ना। तो एक तो कैरोट और कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है, इसका कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या फिर जीरोथैल्मिया, दोनों जो है डिजीज आई का है वो हो सकता है।
विटामिन बी का बहुत सारा परिवार है, देख लीजिएगा, ठीक है। विटामिन बी1 है थायमन, सब पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बी2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है, बी3 को नियासिन बोला जाता है, बी5 को पैंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, बी6 को पायरोडॉक्सिन बोला जाता है, बी7 को बायोटिन, बी9 को फोलिक एसिड, बी12 को साइनोकोबालामिन। नियासिन देख लीजिएगा, इसका जो विटामिन बी3 की कमी हो जाता है तो उसे जैसे पेलाग्रा नाम का एक रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो विटामिन बी है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये बी12 है, ठीक है। इसमें साइनोकोबालामिन कोबाल्ट लिखा हुआ है ना, तो इसे पकड़ लीजिएगा कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इसको। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, यह साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। मसूड़ा कमजोर हो जाएगा, ब्लीडिंग होता है, उसमें ब्लीडिंग होता है। विटामिन डी कैल्सीप्रोल बोलते हैं इसका केमिकल नेम। इसकी कमी से क्या होता है कि बोन और जो मसल होता है वो वीक हो जाता है। विटामिन ई टोकोफेरोल होता है, और विटामिन के जो है फिलोक्विनोन बोला जाता है इसका, ठीक है। इसका विटामिन के की कमी हो जाएगा तो ब्लड का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है, ठीक है। क्लोटिंग और ब्लड में दिक्कत होने लगता है। क्लियर है सारा चीज, इसको देख लीजिएगा। चलिए कुछ कुछ यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी साइट्रस फ्रूट्स देख लिया आपने, सिट्रस फ्रूट्स, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चींटी का डंक पूछेगा एंटोला में, तो उसमें बता दिया फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। जो विनेगर होता है सिरका, उसमें बोला जाता है कि 5 से 8% जो है उसमें विनेगर पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, विनेगर जो होता है उसमें 5 से 8% जो है इथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड, बाकी वाटर होता है। तो इसमें जो है इथेनोइक एसिड है, नाम इसका लिख दिया जाए CH3COOH। फॉर्मिक एसिड ACOOH, ठीक है। विनेगर हो गया। इमली जो होता है टेमरिन, भूल गया। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज? मलेरिया, पीलिया, चेचक या फिर गठिया? आंसर इसका नहीं है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। तो इजी क्वेश्चन था। देखिए, डिजीज है, अफेक्टेड ऑर्गन है, और किसके द्वारा होता है। काफी इंपोर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। मलेरिया जो है आरबीसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम चलते होता है, ठीक है। पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके चलते होता है। जॉन्डिस में जो अफेक्टेड लिवर है, अफेक्टेड ऑर्गन है वो लिवर है, और ये लिवर प्रॉब्लम चलते यह होता है। स्मॉल पॉक्स पता होगा, जो स्किन आपको अफेक्ट करता है, दाना निकल जाता है, तो ये वेरियोला वायरस के चलते होता है। और इसके लिए वैक्सीन 1796 में बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है, शायद। बहुत चीज बोल चुका हूं यार, इसको वेरीफाई करूंगा। अर्थराइटिस में जो है बोन अफेक्ट होता है। टाइफाइड देख लीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को यह अफेक्ट करता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बोलिएगा, टाइफाइड का जो है वाहक है, ठीक है। क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा। टाइफाइड बैक्टीरिया चलते होता है। पोलियो देखिएगा, तो पोलियो में जो बोन होता है ये सब जो है आपको मुड़ जाता है, तो ये पोलियो वायरस के चलते होता है, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन जो है जॉन साल के द्वारा डेवलप किया गया था 1952 में। कुछ देख लीजिएगा, जीरोथैल्मिया है, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, मायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, ये सब आई का डिजीज है ना, ये सब आई का डिजीज है, छाटने के लिए भी आ सकता है। कोविड-19 लंग को अफेक्ट करता है, इसका वायरस का नाम है ना SARS-CoV-2 के चलते होता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा,
सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी कि लंग्स को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है ना, आरटीपीसीआर फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पास्ट में तो पूछा गया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो सोने की जो बीमारी होता है वो एक पैरासाइट के चलते होता है जिसका नाम है ट्राइपोसोनोमा, ठीक है, ब्रूसे, ठीक है। ये जो है सीसी मछली के सीसी मक्खी के चलते होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सीसी मक्खी जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्लीपिंग सिकनेस के लिए। एक कालाजार होता है, ठीक है, कालाजार, तो वह लेशमिनिया के चलते होता है जो कि सेंट फ्लाई के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो सेंट फ्लाई से कालाजार फैलता है। इतना सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अम्लीय विलेन में फिनोल्फथैलीन जो है उसका रंग कैसा हो जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन, आइए देख लेते हैं हम। कलर चेंज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस यहाँ प्ले हुआ है, एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा। तो सबसे पहले लिटमस पेपर लिया गया, तो 2 कलर का होता है, ठीक है, ब्लू होता है और रेड होता है। सबसे पहले लिटमस के बारे में जान लीजिएगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो जो है एक लाइकेन जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है उसके जूस से निकाला जाता है, ठीक है। तो वहां जो देखिएगा लाइकेन वो जो है साइमेट्रिक रिलेशनशिप का एग्जांपल होता है, यानी कि एल्गी और फंगी से मिलकर वो बना होता है लाइकेन, ठीक है। उसी के जूस से जो है लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, पेपर पर उसको डालकर, ठीक है। तो एसिड में जैसे ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा और बेस जो है रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर बेस में रेड चला जाएगा तो नो इफेक्ट, और एसिड में अगर जो है अगर बेस में ब्लू डाला जाएगा तो नो इफेक्ट, और अगर यहाँ पे रेड डाला जाएगा एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ब्लू को रेड करता है और रेड को ब्लू करता है, ठीक है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। जो फिनोल्फथैलीन के बारे में बोला जा रहा था वह एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक हो जाता है। क्वेश्चन क्या था कि फिनोल्फथैलीन अम्लीय विलयन में, एसिडिक में क्या हो जाता है, तो यह कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। इसका ना इंग्लिश भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। नेक्स्ट है चाइना रोज, इसको भी देख लीजिएगा। चाइना का रोज डार्क पिंक हो जाता है एसिड में और ग्रीन हो जाता है बेस में। तो इतना कुछ इंपोर्टेंट जो है कलर चेंज था। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट में यहां से क्वेश्चन बनता है किसका पीएच वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या है यह प्योर वाटर, यानी कि थालाफोरा रीजन जो है से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इजी है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि 7 नंबर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नंबर है, इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है, ठीक है ना। तो प्योर वाटर का 7 जो है से पीएच वैल्यू है। सबसे पहले आते हैं HCl, ठीक है, तो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई नहीं है, 0 या 1 के आसपास जो है इसका पीएच वैल्यू होता है। लेमन जूस का एज पर द एनसीईआरटी डेटा है ना, लेमन जूस का 2.2 है, उसका फ्रेश मिलता है दूध जो है उसका पीएच मान 6 होता है। एसिड जिसमें वर्षा होता है उस समय उसका पीएच मान 5.6 हो जाता है। टूथ डीके यानी कि जब दांत क्षय का क्षय होता है तो उस समय हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, कहने मतलब 5.5 पीएच से कम अगर हो गया मुंह का तो दांत क्षय यानी कि दांत का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्योर वाटर 7 थालाफोरा रीजन। ह्यूमन बॉडी जो है बोला जाता है कि जो पीएच 7.0 से 7.8 है उसके बीच कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वही एंटासिड के बारे में बात कर रहा था, उसका पीएच वैल्यू 10 होता है। और यह NOH है जिसका पीएच वैल्यू जो है 14 होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे है, ठीक है, HCl और NOH क्रमशः। और कुछ डिस्कस किया जाए, करना चाहिए। जो पीएच स्केल होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल। तो एस सोरेनसन के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था पीएच स्केल, एस सोरेनसन के द्वारा, ठीक है, ये जर्मन साइंटिस्ट थे शायद, ठीक है, केमिस्ट आप लोग बोल सकते हैं हम। 0 से 14 तक वैल्यू होता है ना, पूछ देगा कि इसका रेंज पूछा गया था जेएसएससी के एग्जाम में कोई कि पीएच का जो रेंज होता है पीएच स्केल का वो कितना से कितना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन था 1 से 14, 0 से 14, इस तरह से कुछ ऑप्शन था, ठीक है ना। तो 0 से 14 जो है पीएच स्केल का रेंज होता है। चलिए ना कुछ दिखाता हूं यहाँ पे। सात है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। इधर से जाइएगा, इस तरह से डायग्राम बनता है।
इधर H प्लस लिखा रहता है, यहाँ पे OH माइनस लिखा रहता है, ठीक है। कि यानी कि इधर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर वैल्यू अगर 7 से कम है, क्या है, 7 से कम है तो वह एसिड होता है। वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वह बेस होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लेफ्ट में जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इधर जो है से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। भाई में सब वर्षा हो जाएगा, बेसिक बढ़ रहा है तो एसिडिक घटेगा, और इधर एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक जो है से घटेगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि अगर कोई 2 है, ठीक है, और 5 है, 2 और 5, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, 2 वाला या 5 वाला। तो यहाँ पे नॉर्मल कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5 जो है से ज्यादा होगा, वैल्यू है तो ज्यादा जो है से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसा नहीं है, लेफ्ट में जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इसका कैलिब्रेशन किया जाएगा तो 1 2 3 जाएगा, तो 2 इधर आएगा और इधर एसिडिक कैरेक्टर जो है से बढ़ेगा, तो 2 जो है से स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सॉरी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, पाइप वाला की तुलना में। इस जस्ट एग्जांपल है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बेस वाला में कहानी सेम है। बेस वाला अगर कोई 7 है और कोई 6 है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस होगा इससे। लेकिन एसिड में उल्टा होता है, ठीक है, जो छोटा होता है वो ज्यादा पहलवान होता है ना। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है वहां पे अगर स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे, तो स्लाइड करने के लिए कौन सा जो है उसको जो है फोर्स चाहिए होता है। स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। तो सही आंसर इसका जो है सी है, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन की आवश्यकता होता है अगर उसको जो है कांस्टेंट जो है मूव करना है तो, ठीक है, सेम स्पीड से। यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, कोफिशिएंट, अगर फ्रिक्शन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कोफिशिएंट किसका ज्यादा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। कहने मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसको मूव कराने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगा, तो वही स्टैटिक फ्रिक्शन में जो है कोफिशिएंट ज्यादा होता है। उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई चीज स्लाइड कर रहा है तो उसको मतलब बोलिए कंटिन्यू करने के लिए फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो है कोफिशिएंट उतना ज्यादा नहीं होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स दिया गया है जो कि छाटने के लिए कभी कभी हो सकता है कि आ जाए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये सब जो है कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क बल के उदाहरण, यानी कि इसको टच करना पड़ता होगा, ठीक है, फिजिकल टच इसमें आवश्यकता होता है। और नॉन मैग्नेटिक फोर्स में, सॉरी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होता है, इसमें कॉन्टेक्ट की आवश्यकता नहीं होता है, फिजिकल टच नहीं चाहिए, आराम से जो है इसको दूर से ही जो है इसको आप लोग अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैट रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अटैक कर लेगा, तो दूर से ही फिजिकल टच की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको नॉन कॉन्टेक्ट बोला जाता है। ईजीएम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता होगा, ठीक है, जैसे अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, ये बड़ा अर्थ है तो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर रोटेट करती है, तो उसके बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ पर ही होता है, ठीक है। ब्रह्मांड का हर एक वस्तु बोला जाता है कि एक दूसरे को अटैक कर रहा है, ठीक है। आंसर इसका सी है। फ्रिक्शन भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है ना। आप लोग चल रहे हैं, ये पेन से मैं लिख पा रहा हूं, कुछ भी हो पा रहा है वो फ्रिक्शन के चलते ही हो पा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा, कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकता है, कितना भी स्मूथ सरफेस हो उसमें फ्रिक्शन होता है। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो यह सीधे सीधे क्लास 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। आइए देख लेते हैं। इथेनॉल C2H5OH, ये सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आंसर इसका ही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो मेन कंपाउंड है वो आपसे पूछेंगे नहीं, गैसवा कौन सा रिलीज हो रहा है वो वाला जरूर आपसे पूछते हैं, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, इसका आंसर हो गया। तो इसी से मिलता जुलता यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसीलिए है कि जब क्लास 10 में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया गया था तो 2 कंपाउंड को डिटेल में पढ़ाया गया था, ठीक है। एक था आपका इथेनॉल और एक था इथेनोइक एसिड, तो 2 को डिटेल में पढ़ाया गया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारा दिया गया था, ठीक है। जरा लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सबका लिखिएगा, ठीक है। तो C2H5 का रिएक्शन तो हो चुका है, इसका हाइड्रोजन, इसका एक और रिएक्शन देख लीजिएगा, CH3C2OH है, इसका डिहाइड्रेशन कराया जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में किया जाता है, तो यह इथीन बनता है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का करने का मतलब होता है निर्जलीकरण, इसमें से जल निकाल दिए, तो जल इसमें से निकाल दिए तो H2 आप लोग गायब कर दिए, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
और जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। इथाइल इथेनोएट बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इथाइल एसीटेट, इसी को ईस्टर बोला जाता है। यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो लिखा हुआ है स्वीट स्पेलिंग ईस्टर, ठीक है। इसका स्वीट स्मेलिंग मतलब स्मेल स्वीट होता है और इसका प्रोडक्ट वाटर होता है, इसका प्रोडक्ट वाटर होता है, सबको देख लीजिएगा। तो डिहाइड्रेशन में वाटर निकलता है तो इजी होगा, पता हुआ डिहाइड्रेशन हो गया यानी कि पानी की कमी हो गया। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, यहाँ से स्टीरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, दोनों में सेम है, ठीक है। इथेनॉल में आएगा या इथेनोइक एसिड में, दोनों का सेम रिएक्शन है, इसलिए वो आगे डिस्कस नहीं करूंगा। तो इथेनॉल हो गया था, अब इथेनोइक एसिड का भी रिएक्शन देख लीजिएगा। ये जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, तो ये सिंपली एसिड के जैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। एक तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर जो है रिलीज होगा। तो पूछ देगा कि कौन सा गैस रिलीज होता है जब जो है से एसिड सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो दोनों देख लीजिएगा, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और यह सोडियम कार्बोनेट है, दोनों में CO2 गैस रिलीज होगा, रिएक्शन देख लीजिएगा। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो समझिए यह एक एसिड है और यह एक बेस है, एसिड और बेस बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा, इजी है। यह साल्ट है CH3COO Na प्लस CH3COO माइनस, ठीक है, इस तरह से बनता है यह साल्ट। आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे NaCl है, यह एक आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इस पे देख लीजिएगा। तो इस एक तो है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन लोग का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली जो है से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं। तो इसका क्या रीजन है, तो मोल्टन स्टेट में करने का रीजन है कि देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए तो चार्ज चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस, या फिर आयन चाहिए होता है। तो इसमें आयन तो ऑलरेडी मौजूद है, तो जब इसको लिक्विड स्टेट में रखा जाएगा या मोल्टन स्टेट में रखा जाएगा तो आयन फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उससे जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है, तो कौन चीज कहां पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। यकृत में, गुर्दा यानी किडनी में, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, अमाशय यानी कि स्टोमक में। तो यह जो है गुर्दा में पाया जाता है, किडनी में, ठीक है। चलिए, किडनी में एक नेफ्रॉन भी पाया जाता है, नेफ्रॉन को आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा भी आएगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है यूनिट है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट है। और आपको न्यूरॉन तो पता होगा, न्यूरॉन्स, ये जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका जो है यूनिट है न्यूरॉन। आंसर इसका डी है। इसमें देख लीजिए किडनी में जाएगा तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको इसका बनाया जाता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसी का जो है यह पार्ट है किडनी का है। तो आपको जो है यह इसी में बोमैन कैप्सूल देखने को मिल जाएगा, तो इजीली आपको दिख रहा होगा इसमें। आंसर इसका बी है, गुर्दा। आइए देख लेते हैं कुछ कुछ ऑर्गन है वो कहाँ पे पाया जाता है बॉडी में। तो रेटिना, कॉर्निया, पुपिल, आइरिस, रोड्स कौन सा बोलेगा, तो सब जो है आई में पाया जाता है। एनविल, हैमर, स्टीयरअप, कॉकलिया और स्टेपिस, ये सब जो है ईयर में पाया जाता है, सब कुछ बोन्स, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। स्टेपिस तो आपको पता होगा ना, ठीक है, ये शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोमस कैप्सूल तो हो गया, किडनी में पाया जाता है, नेफ्रॉन में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये नाम आप लोग सुने होंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, तो यह पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज में। ये जो है दो हार्मोन इंपोर्टेंट को सीक्रेट करता है पैनक्रियाज, जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो होता है बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल के द्वारा जैसे सीक्रेट किया जाता है पैनक्रियाज से, ठीक है, ये चीज देख लीजिए। इंसुलिन जो है क्या करता है, हाई शुगर होने से जो है इसको बचाता है, ठीक है, और ग्लूकागोन लो शुगर होने से बचाता है, दोनों का काम है, ठीक है। हाई शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत, लो शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत। गॉल ब्लैडर देख लीजिएगा,
ये लीवर के जो है से नीचे पाया जाता है। अंडरनीथ जब यूज किया जाता है प्रिपरेशन तो होता है लेयर की तरह सटा हुआ, तो लीवर के जस्ट जो है नीचे सटा हुआ लेयर की तरह होता है गॉल ब्लैडर। फीमर हड्डी तो आपको पता होगा थाई में पाया जाता है, और टिबिया एक हड्डी है या फेबुला, ये दोनों जो है लोअर लेग, ठीक है, जो लेग होता है उसका निचले वाला पार्ट में जो है दोनों हड्डी पाया जाता है। टिबिया, टिबिया तो क्वेश्चन आ चुका है, ये सारा चीज हो चुका है। R इज इक्वल टू वी अपॉन डैश वाट, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर बोलता है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर याद रखिएगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। तो ओम्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। मैं आपको पहले ही बोल चुका था जब पढ़ाता था पहले, 8, 9, 10 से, खासकर 8 को छोड़ दीजिए, कम 9 और 10 से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भर भर के, ठीक है, 8 से नहीं, सॉरी 9 और 10 से भर भर के क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस की बात करें खासकर तो, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। क्या होगा आंसर, आंसर इसका बी होगा। चलिए, जब रेजिस्टेंस के बारे में बात आया है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि यह क्या होता है, एक तार का प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते यह अपने में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो बोला जाता है किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद जो है यह एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से इसको कंबाइन किया जाता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं, यह रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर, सब पर डिपेंड करता है। क्या बोला, लेंथ और एरिया तो इसमें दिख ही रहा है, तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, इसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। याद रहेगा या भूल जाइएगा, जो रो होता है ये रो रेजिस्टिविटी वो सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी रेजिस्टेंस सब पर करता है, ठीक है, एरिया पर, लेंथ पर, एरिया, उसके बाद नेचर पर, टेम्परेचर पर, सब पर। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल दे दिया जाए। रो का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें बहुत भयंकर न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादा समय तो है नहीं कि मैं डिस्कस कर पाऊं। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार संबंधित है, पोटेशियम के बारे में बोला गया है। उत्कृष्ट गैस यानी कि इनर्ट, और होगा यहाँ पे इनर्ट और नोबल गैसेस, हैलोजेंस, क्षारीय धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आइए देख लेते हैं, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 17 को जो है से हैलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 18 को इनर्ट बोलते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस बोला जाता है, या फिर नोबल गैस, ठीक है। स्टूडेंट बोला कि सर मैं तो नोबल बोले थे, इसको इनर्ट कैसे बोला जाता है, मेरा एग्जाम में हम नहीं पढ़ गए तो नहीं होता, आप तो बताए नहीं, तो दोनों बता दे रहा हूँ, इनर्ट या नोबल दोनों बोला जाता है। ग्रुप 1 में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। और ग्रुप 2 में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। ये होता है कैल्शियम, सॉरी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो किसके बारे में पूछा था, पोटेशियम, तो यह ग्रुप 1 में आता है, ठीक है ना, ग्रुप 1 यहाँ पे। तो पोटेशियम अल्कली मेटल यानी कि ये क्षारीय धातु के अंतर्गत आएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये सब आता है, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब सबको अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से आता है। इसको मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ जब पढ़ाता था, तो ठीक है। जनरल साइंस का तनी महीना ही मैं बहुत क्लास ले चुका हूँ, कंप्यूटर का बहुत क्लास ले चुका हूँ, अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ। अब इनर्ट गैस देख लीजिए, ग्रुप 18 में था, ग्रुप 18। हेलोजेंस का और देख लीजिए, हेलो मतलब होता है साल्ट, जिसको एक से डिनोट किया जाता है हेलोजेंस को, और जेंस का मतलब प्रोड्यूसर होता है, तो साल्ट प्रोड्यूसर होता है उसको हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा तो NaCl आता है, ठीक है, ये साल्ट है। NF आता है, सोडियम फ्लोराइड, ये जिसको रेड पॉइजन के जैसा भी यूज किया जाता है, NaBr, ये सब आता है, तो ये सब साल्ट का फैमिली है, ठीक है। तो इस साल्ट का फैमिली बनाता है, इसे इसको हेलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। आंसर इसका सी है। ए ग्रुप का वैलेंसी सब सेम होता है, ठीक है।
यहाँ पे फिर से पीरियड टेबल डाला गया है, अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब एलिमेंट का पोजीशन, कुछ कुछ का जो इंपॉर्टेंट है नाम देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर देख लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है? टंगस्टन का एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाता है। बताइए टंगस्टन, ठीक है, का एटॉमिक नंबर कितना है? उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। देखिए, एक जब गाड़ी आप लोग चलाते होंगे तो एक मीटर होता है जो कि फ्लक्चुएट करते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तुरंत तुरंत तुरंत। तो वो क्या होता है? तो वह एक स्पीडोमीटर होता है जो कि गाड़ी के तात्कालिक स्पीड, यानी कि अभी कितना स्पीड से आप चल रहे हैं तो वह डिनोट करता है, तो वह स्पीडोमीटर होता है ना। लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमिडिटी। ओडोमीटर क्वेश्चन बन सकता है, क्लास 9th में था ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों। तो गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो गाड़ी है वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वह ओडोमीटर मापता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, उसके बाद आप लोग खरीदते हैं सेकंड हैंड। लैक्टोमीटर ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को जो है से मापता है, और लैक्टोमीटर हो, जहाज ये सब चलता है, ये सब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव्य या गैस में पूर्णतः या अंश डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य या गैस के भार के बराबर होता है। यह है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो उसी पे जैसे ये वर्क करता है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और या फिर फैथोमीटर, या नॉर्मली जो है डेप्थ ऑफ सी के मेजर करने के लिए होता है कि फैथोमीटर। ठीक है, समुद्री गहराई के लिए। सोनार का एक काम नहीं है, समुद्री गहराई भी हो सकता है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए, कोई सबमर्ज्ड सब मतलब मटेरियल है, मटेरियल मत बोलिए, सब ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। हाइड्रो, यहाँ पे देखिए ड्रो है, हाइड्रो मतलब वाटर ना, तो डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स मापता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। वोल्टमीटर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आगे, सब इंपोर्टेंट है। ये वोल्टेज के फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ठीक है, आमीटर करंट को मापता है, या फिर गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मापता है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आमीटर को गैलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर को गैलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दोनों कन्वर्ट किया जा सकता है। ओम मीटर ये रेजिस्टेंस को मापता है, ओम मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को मेजर करता है। इलेक्ट्रोस्कोप जगह पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी ऑप्शन में हो सकता है, और कंपास तो आपको पता होगा, डायरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन एक फलीदार पौधा है? कौन इसमें से एक लेग्यूमिनस प्लांट है? मटर, पत्ता गोभी, आलू या फिर टमाटर? तो इसका आंसर नहीं होगा, पी जो है एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट ये जो फलीदार पौधा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि एक फ्लोरिंग प्लांट्स होता है जो कि सीड को प्रोड्यूस करता है, और ऐसे जगह पर भी उग सकता है जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि इन लोग जो है से सहसंयोजन बंद मत बोलिए, क्या बहुत टर्म मैं मिस कर रहा हूं। कहने मतलब एक यहाँ पे क्या होता है, टर्म मैं भूल जा रहा हूँ, कि प्लांट है उसका रूट है और कोई एक बैक्टीरिया है, तो दोनों आपस में जो है मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि रोटी ले आया सब्जी ले आया। ठीक है, इस तरह दोनों का काम चलता है। होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है या रूट में रहता है, तो रहने के लिए इसको जगह मिल जाता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और रूट को इसके बदले में जो है नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम है एजिटोबैक्टर। ठीक है, राइजोबियम ये सब भी होता है। ठीक है, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में जो पाया जाता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, ये सब जो है पाया जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। बदले में क्या क्या होता है समझा दिया। ठीक है, प्लांट्स को उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, इसीलिए जो है उन लोग उग जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मटर है, चना है, बीन्स है, मसूर है, सोयाबीन है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब प्लांट्स को देखिएगा तो टोटली मतलब मेनली रूप से 5 जो है से पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये 5 इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, टीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो थैलोफाइटा में देख लीजिएगा तो सब आता है, एल्गी आता है, फंगस ये सब आता है सब।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ये सबसे नॉन सीड ग्रोइंग प्लांट होता है, इसमें सीड नहीं पाया जाता। छांटने के लिए आ सकता है कि ब्रायोफाइटा और टेटोफाइटा, इसमें दे देगा, बोलेगा किसमें जो सीड नहीं पाया जाता है, तो दो में सीड नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा में। ये सब में सीड होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। ऐसा भी देख लीजिएगा, एंजियोस्पर्म में जो है फ्लावर होता है और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है। ये सारा पॉइंट्स जैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लांट्स को 5 भागों में बांटा गया है और एनिमल्स को 10 पार्ट्स में बांटा गया है। पूरी पैरासिलेंट्रेटा से पढ़े थे ना, एनिलिडा, मैमल्स में हम लोग आते हैं। चलिए कुछ और यहाँ पे दिया गया है। प्लांट से क्वेश्चन आता है कि कोई प्लांट्स का नाम दे देगा, बोलेगा उसका खाने वही हो कि भाग कौन सा है। तो पोटैटो या फिर टर्मरिक हो, उसका हम लोग स्टेम खाते हैं, ठीक है। जिंजर हो, स्वीट पोटैटो हो, रेडिश हो, बीट हो, वो सबका रूट हम लोग यानी कि जड़ खाते हैं। शुगर केन जो है मॉडिफाइड स्टेम होता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो शुगर होता है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस में होता है, तो मॉडिफाइड स्टेम में होता है, इस तरह से याद रखिएगा। राइस, व्हीट में मक्का सब पता है, हम लोग सीड खाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओनियन का हम लोग फ्लेसी लीव्स खाते हैं ना, ओनियन का जो फ्लेसी लीव्स है एक पत्ती का ही वो टाइप है, उसी को हम लोग खाते हैं। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। पीडीएफ का टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पर फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।